तो बुक के टॉपिक के मुताबिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम amount of heat required to raise the temperature of 1 mole या 1 kilomole of a gas through 1 degree centigrade or 1 Kelvin. Conditions क्या है? At constant volume, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole or 1 kilomole, mass पे भी लिमिट आ गई, of a gas through 1 degree centigrade or 1 Kelvin, टेम्परेचर पे भी लिमिट आ गई, और तीसरी लिमिट क्या है? at constant volume. This is what we call molar specific heat at constant वॉल्यूम. तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में लेट वी हैव n number of moles of a gas. We heat it up. Experimentally it is confirmed that heat supplied under the condition of constant volume directly proportional to n. मैस ज़्यादा होगी तो हीट हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी. डेली लाइफ का मसला है. बिल्कुल 100%. आप पानी ही गर्म करना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है. अगर ज़्यादा पानी होगा तो बहुत देर तक आप उसको चूल्हे पे रखेंगे, फिर कहीं जाके गर्म होगा. इसका मतलब है कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं टू हीट अप द सब्सटेंस, वो उसकी मैस पे यकीनन डिपेंड करती है. मैस जितनी ज़्यादा होगी हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी. और दूसरा फैक्टर्स वो है डेल्टा टी. ये दो फैक्टर्स हैं जिन पे हीट सप्लाई डिपेंड करती है, मैस और राइज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा राइज करना होगा हीट उतनी ज़्यादा देंगे. इसको अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो ये लिखा जाएगा, और देन दिस इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी, वेयर सी वी constant of proportionality known as molar specific heat at constant volume. और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हीट सप्लाइड. तो सी वी इज इक्वल टू क्यू वी, अगर n कितना हो 1, डेल्टा टी कितना हो 1. ये मैथमेटिकल स्टेप और ये डेफिनेशंस आप इसको कंपेयर कर लें. n की जगह 1 मोल, डेल्टा टी की जगह 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो हीट सप्लाई की है उसी को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है. यूनिट्स जॉल्स पर मोल, केल्विन या जूल्स पर किलोमोल केल्विन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ of thermodynamics, Q is equal to delta U plus work. If Q is equal to QV, इसका मतलब क्या होता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन
0 होगा, इसलिए क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 0। क्या कंसेप्ट मिल रहा है कि अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हम जितनी हीट देंगे that is used to increase the internal energy of the system, and that will be indicated by thermometers in terms of the rise in temperatures. तो हम ये लिख सकते हैं CV n delta T is equal to delta U, ये इक्वेशन नंबर 1 के तौर पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। और याद रखेंगे, जनरली याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम्स की कंडीशंस में हीट सप्लाई की जाती है तो दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अल्फाज वही हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ या 1 किलो मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर्स, एट कांस्टेंट प्रेशर। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लेट वी हैव n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एंड वी हीट इट अप। Experimentally, it is confirmed that heat supplied under the condition of constant pressures is directly proportional to n. mass जितनी ज़्यादा होगी हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, and also directly proportional to delta T. rise in temperature जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा करेंगे तो हीट भी ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह आ जाती है और इसमें हम CP इज इक्वल टू QP डिवाइड बाई N, CP इज इक्वल टू QP इफ N इज 1 डेल्टा T इज 1। मैथमेटिक्स और इस डेफिनेशन से आप देख रहे हैं कि अगर 1 मोल हो या किलो मोल हो और 1 डिग्री राइज करें तो जितनी हीट देंगे उसी को कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट, वेयर CP इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर्स। और इसकी यूनिट्स भी वही हैं, जूल्स पर मोल केल्विन या जूल्स पर किलो मोल केल्विन। अब CP विच इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर्स। तो अब आगे चलते हुए relationship between CP and CV. When a gas is heated under the condition of constant pressure, then according to the first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus work, where work mean movement of the pistons। work का मतलब क्या होगा? movement of the pistons। तो वेयर W जो कि वर्क डन है ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स, और F जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय PA इंटू डेल्टा एक्स, बिकॉज
P इज इक्वल टू F बाई A। तो F के लिए ये P आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा V, एंड अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, PV is equal to NRT और P delta V is equal to NR delta T is equal to NR delta T. Delta T taken in Kelvin or taken in centigrade, that is equal. R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. Putting the values of QP, delta U and work, we get this is CP and delta T, this is CV and delta T, or this is NR delta T, where N and delta T are common, so cancelled. So Cp is equal to Cv plus R, या Cp minus Cv is equal to R, where R is 8.313 joules per mole Kelvin. So this equation shows that Cp is greater than Cv by an amount 8.313 joules per mole, और अगर joules per kilomole होगा तो फिर 8313, इसका मतलब है कि जनरली गैसेस के लिए Cp की जो वैल्यू है दैट इज इन 20,000, अप्रॉक्सीमेशन बता रहा हूँ, और ये जो Cv है दैट इज इन 12,000 जूल्स पर किलोमोल केल्विन, और डिफरेंस जो आ जाएगा 8.313 तो जूल पर मोल है, दिस इज 8313 जूल्स पर किलोमोल केल्विन। है रिवर्सिबल प्रोसेस, a process which can be retraced in the backward directions is called reversible process, is called a reversible process. Maslan, by heating ice we get waters, by heating water we get vapors, by cooling vapors we get water, and by cooling water we get ice. तो ये इसका मतलब हुआ कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस तरह और भी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, और एक टर्म होगी इरिवर्सिबल, a process which cannot be retraced, which cannot be retraced. Example, अगर गाड़ी का टायर ब्रस्ट हो जाता है, बाइक का टायर ब्रस्ट हो जाता है, तो अब इसको रिवर्स जो है वो नहीं किया जा सकता, तो ये एग्जाम्पल होगी इरिवर्सिबल की। अगर गिलास हमारे हाथ में है, वो छूट गया, फर्श पे गिरा, टूट गया, तो ये इरिवर्सिबल है, एंड सो ऑन। तो सडन चेंजेस जो हैं वो हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं, सडन चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होती हैं। अब हम बात करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन a device which converts heat energy into work mechanical energy. A device which converts heat energy into mechanical energy या work, तो ये है that is called heat engine.
इसकी कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग वगैरह, हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज. वन इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हॉट बॉडी है HTR, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, एंड अदर इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर, दैट इज कोल्ड बॉडी. इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है. T1 is greater than T2, and these are connected by means of a heat engine. ये हो गया heat engines. This is the construction of the heat engine. एक schematic diagram इसको कहा जाता है कि the two hot and cold bodies are in contact via heat engine. That is, hot body and cold body are in front of each other. These two are in contact via heat engine. Since these are in contact, so heat starts flowing. Heat starts flowing from hot body to cold body, but as soon as the heat reaches the heat engine is a heat sensor. It starts working. तो क्या होगा कि जो हीट इस तक पहुंची है, एंड आई से दैट इट स्टार्ट्स वर्किंग, तो इसका क्या मतलब होगा कि a part of this energy is converted into the work, and the rest of the energy is rejected to the cold body. Q1 is the amount of heat absorbed from the hot body. Q2 is heat rejected towards the cold body, and Q1 minus Q2 is the net amount of the work done by this heat engine. फिर देखें, हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज. एक तरफ जो हॉट बॉडी है विद हाई टेम्परेचर्स, एक तरफ कोल्ड बॉडी है विद लो टेम्परेचर्स, एंड दीज टू आर इन कंटेक्ट वाया हीट इंजन्स. वेन एवर द हीट इज अलाउड टू फ्लो, then it flow from hot body towards the cold body via heat engine, which is heat sensor. So as soon as heat reaches the heat engines, it starts working, and a part of the energy is rejected towards the cold body. तो अगर हम कहें कि Q1 is the amount of heat absorbed, Q2 is the amount of heat rejected, then Q1 minus Q2 क्या है? That is the work done by the heat engine. Now the efficiency of the heat engine is, ये ratio between the output over input. Efficiency is the ratio between the output and input. Now output is work done by the heat engine, और input क्या है? Heat absorbed from the hot body. Now we see that work done is Q1 minus Q2, heat absorbed is Q1, this is Q1 by Q1 minus Q2 by Q1, and this is equal to 1 minus Q2 by Q1. एफिशिएंसी का ये सिंबल है जिसको ईटा पढ़ा जाता है, ETA, ईटा. So it is
very clear from this equations के किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 1 से कम है। इक्वेशंस बता रही है कि जो प्रैक्टिकल हीट इंजन्स हैं डेली लाइफ के, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सब जो है सबकी जो एफिशिएंसी है दैट इज लेस देन 1, लेस देन 100%। अगर मैं परसेंट के अंदर बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, लेस देन 100%। तो another equations Q1 heat absorbed है from the hot body और Q2 heat rejected है towards cold body. Mathematically it is proved that Q2 by Q1 is T2 by T1. Q1 और Q2 की जो रेशो है वो टेम्परेचर्स की रेशो पर डिपेंड कर रही है। T1 जितना हाई होगा Q1 उतना ज़्यादा होगा, T2 जितना कम होगा Q2 उतना कम होगा। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। देयरफॉर ये बराबर है 1 माइनस Q2 बाई Q1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ से छोटा सा डिबेट ये हो सकता है कि किसी भी हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसमें अगर Q2 0 हो, हीट रिजेक्टेड टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी, अगर वो 0 हो या T2 0 हो, either we see that either Q2 is 0 or T2 is 0, then efficiency is 1 or 100%। ऐसा सिस्टम बना ले जिसमें हीट रिजेक्टेड टुवर्ड्स द कोल्ड बॉडी जो है वो 0 है या कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर ही 0 केल्विन है, 0 केल्विन। अब आप सबको पता है कि 0 केल्विन कैन नॉट बी अचीव्ड टिल डेट। 0 केल्विन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर 0 केल्विन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो साफ जाहिर है कि फिर एफिशिएंसी के 1 होने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात को सबसे पहले केल्विन ने नोट किया और उसने उस बात को इन्हीं अल्फाज के अंदर ऐलान किया कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 जो है नहीं हो सकती, वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ये बात हमें केल्विन ने बताई और उसको हम सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics first of all is Kelvin statement. Kelvin statement based upon the working of heat engine. Kelvin statement based upon the working of heat engine। जी हम पढ़ चुके हैं, अभी हीट इंजन को हमने पढ़ा है कि क्या होगा, एक तरफ हॉट बॉडी होगी, एक तरफ कोल्ड बॉडी होगी। दीज आर इन कंटेक्ट वाया हीट इंजन, सो हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, देन इंजन स्टार्ट्स वर्किंग, a part of heat energy is converted into useful work and the rest of the heat is rejected towards the cold body। तो according to Kelvin it is impossible to construct an engine working continuously without cold body।
जैसे वो इक्वेशन हमने एफिशिएंसी की इक्वेशंस के अंदर देखा कि एफिशिएंसी विल बी 1 व्हेन Q2 इज 0, मतलब है कोल्ड बॉडी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, हो ही नहीं, तो फिर क्या होगा, सारी एनर्जी फिर वर्क में जाएगी, एफिशिएंसी 1 होगी और 100% भी कह सकते हैं। तो केल्विन क्या कहता है कि ये बात मुमकिन ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट कोल्ड बॉडी। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग कंटिन्यूअसली विदाउट कोल्ड बॉडी। दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट। तो एक और स्टेटमेंट है और वो है क्लॉसिस स्टेटमेंट। इट बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। इट बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। अब आप सबको पता है एक घर के इस्तेमाल की चीज़ है रेफ्रिजरेटर, कि जहाँ कहीं और जब कभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको बिजली देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इन रिस्पॉन्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द रेफ्रिजरेटर्स, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। उसका जो इंटीरियर है वो कोल्ड बॉडी है जिसके अंदर हम चीज़ें रखते हैं कि ये ठंडी हो जाए, और उसका जो एक्सटीरियर होता है मीन सराउंडिंग्स और पीछे लगी हुई जाली, ये उसका हॉट बॉडी है। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर्स इंटीरियर से ज़्यादा होता है तो वो हॉट बॉडी है। तो जो भी चीज़ हम अंदर रखते हैं तो क्या होती है, कूल डाउन होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, उससे हीट निकाल के उसको बाहर रेडिएट कर रहे हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द रेफ्रिजरेटर्स, टू द सिस्टम्स, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। तो अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। So according to classes, it is impossible for heat to flow from cool body to hot body. It is impossible for heat to flow from cold body to hot without expenditure of external energy. These are the two statements, but both are equivalent. These both the statement are equivalent. बेशक लॉ एक है, स्टेटमेंट्स दो हैं, but one based upon the working of the heat engine, other based upon the working of the refrigerators. So these two are the statements of the second law of thermodynamics. और second law of thermodynamics basically फर्स्ट लॉ की एक बात को कि करेक्शंस करता है, और उसमें इन केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइक्लिक, ठीक है, process Q is equal to delta Q is equal to W, input is equal to in output। ये बस मैं फाइनल अल्फाज पे हूँ। फर्स्ट लॉ के अंदर हमने ये रिजल्ट जो है वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंक्लूड किया था कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, वर्क डन जो है वो हीट एब्जॉर्ब के बराबर मुमकिन है। और वहाँ हमने एक परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड्स की स्टेटमेंट भी दी कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल, और फर्स्ट काइंड वो है हुज आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। तो फर्स्ट के अंदर ये रिजल्ट तो आ गया। अब सेकंड उसकी करेक्शंस कर रहा है। सेकंड क्या कहता है कि बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मेड द करेक्शन of this result, that is output is always less than input। या सेकेंड लॉ की एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन अदर वर्ड्स द
construction of perpetual motion machine whose output is equal to input. The construction of perpetual motion machine of second kind is impossible. तो ये इंफॉर्मेटिव बात है कि बेसिकली सेकेंड लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ की करेक्शंस कर देता है कि हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया था कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, लेकिन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये कभी भी मुमकिन नहीं है, आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। और ऐसी मशीन जिसका आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। सो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड इज impossible. So this is another statement of second law of thermodynamics.